जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो हम यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी से सबसे पहले तो बुक को पढ़ाएंगे, यानी बुक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं उस पूरे बुक को पढ़ने के अकॉर्डिंग, एक्चुअली मैं उस बुक को पूरा पढ़ करके आपके साथ एमसीक्यू रखूँगा। और आपके पास बुक है तो आप उस बुक को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा बुक तो नहीं पढ़ा सकता हूँ, वैसे भी आपके पास टाइम है नहीं। तो मैं पूरा बुक नहीं, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा, जो मैं पढ़ने के दौरान अंडरलाइन किया हूँगा, उन पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखूँगा। और लास्ट में एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो आपको देखने को मिले। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सीरीज होगा इसके साथ आप रेगुलर बने रहेंगे, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए अब एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो ही चुका है। चाहे आप बिहार के लिए हो, या फिर बिहार पीसीएस से पढ़ रहे हो, या फिर वनडे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया अगर जीके को अच्छे तरीके से जानना है तो। राइट, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है आपका, कब, क्या, कहाँ और कैसे। तो ये चैप्टर है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें जानना है वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, और इसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, मतलब कि जो जो चीज़ें आपको जानना है। जैसे यहाँ पे देखिए, कैसे पता लगा, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, यानी कि तुम ऐसे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि उस समय की याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। राइट, तो यहाँ पे हम देखिए कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे जैसे मतलब कि जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हमें आखेटों यानी जो किसी के यहाँ पे आखेटकों की बात करते हैं, तो आखेटकों का मतलब होता है शिकारी। कहीं कहीं आपको इस तरह से वर्ड देखने को मिलेगा, आखेट, तो शिकारी यहाँ पे हुआ। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी बता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो ये सभी चीज़ें जानकारी हम जान सकते हैं इतिहास से। अब यहाँ पे देखिए, लोग कहाँ रहते थे। अब यहाँ से हमें कुछ कुछ पॉइंट्स जानने को मिलेगा जो कि हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मानचित्र, फर्स्ट पृष्ठ 2 पे मानचित्र दिया गया, जो कि हम आगे देखेंगे। तो नर्मदा नदी, आपको वैसे ही पता होगा कि नर्मदा नदी कहाँ पर है, वो मैप देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पता लगाइए कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर, यानी नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो कि आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला जो कि पेज है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखेंगे, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए। तो यहाँ से एक प्रश्न देखिए बन सकता है कि सुलेमान और जो किरथर पहाड़ी है वो कहाँ पर पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे उत्तर पश्चिम की सुलेमान, उत्तर पश्चिम यानी कि भारत के उत्तर पश्चिमी की आपको देखने को मिलेगा, जो कि अगर हम मैप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने देखिए इसको हाईलाइट कर दिया, सुलेमान और किरथर। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। मैं आपको इसी वीडियो के एंड में एमसीक्यू भी कराऊंगा, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। जो भी हम इस चीज़ पढ़ेंगे, यानी जो भी इस चैप्टर में चीज़ें पढ़ेंगे, उसका एमसीक्यू आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो ये आपको याद रखना है कि 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले इसी क्षेत्र के आसपास, यानी उत्तर पश्चिमी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास के जो क्षेत्र थे, सबसे पहले गेहूं और जैव जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांवों में रहते थे। अब यहाँ पे देखिए कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाए। तो गारो पहाड़ी आपको पता ही है, मेघालय के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे, और साथ ही साथ विंध्य जो मध्य भारत में पड़ता है। तो ये क्षेत्र अगर आप देखना भी चाहो तो मैप में देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गारो पहाड़ी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, गारो पहाड़ियाँ, और जो कि अगर हम विंध्य पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पे, और नर्मदा नदी यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। तो ये सब मैप आपको तो वैसे भी याद ही होगा, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें चीज़ देखने को मिलेगा कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित था। ये ध्यान रहेगा, चावल सबसे पहले कहाँ, तो विंध्य के उत्तर में स्थित था वो स्थान है।
और जबकि गेहूँ और जव की बात करें तो वो आपका ऊपर हमने देखा ही था। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलें जो कहाँ पर 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में। ठीक है, अब ये आपका हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हुआ कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। तो सिंधु और उसकी सहायक नदी आप कई बार पढ़ चुके हैं, आप जानते भी होंगे। तो देखिए सिंधु नदी आपका ये रहा, और इसकी जो सहायक नदी आप यहाँ पे देखते हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सभी इसी की सहायक नदी के अंतर्गत आता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या है, तो सहायक नदी उन्हें कहते हैं, सहायक नदी के बारे में आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे, ध्यान रखिएगा 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नहर फले फूले थे। यानी कि प्रारंभिक जो नगर थे वो फले फूले थे इसी नदियों के किनारे। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। तो आपको ये पता है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है। इसके शासक जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो हम जानते हैं हिस्ट्री में मगध के बारे में, मगध से हम लोग रूबरू हैं कि कितना फेमस और कितना शक्तिशाली ये राज्य हुआ करता था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। तो अगर आपके पास बुक है तो पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो को रोक लीजिएगा। ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो को देखिए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब इसके बाद हम आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखिए देश के नाम, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ लेते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया या फिर भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अगर एटलस को निकाल करके यूनान और ईरान जो है इसको देख लीजिएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस और इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो भारत है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो भारत है, भारत नाम का जो प्रयोग है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, जो कि भारत को बाद में भारत से जानने लगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो ध्यान रखिए पांडुलिपि किसको कहते हैं? हाथ से लिखी गई पुस्तक। इसको इंग्लिश में हम लोग जो कि मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट यानी खुद से लिखी हुई होती है, उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखा। ठीक है, हाथ है से निकाला है। पांडुलिपियों प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल, ध्यान रखिएगा, से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अब यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि देखिए लिखा गया कि ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ नीचे दिया गया। इसके बारे में आप यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस तरह से आप कई मूवी वगैरह में देखे होंगे। इस तरह के ग्रंथों पर प्राचीन काल के जो साधु संत होते हैं वो इस पर चीज़ों के बारे में पढ़ करके बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या, इसमें सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, यानी कि पांडुलिपि के बारे में बात कही जा रही है, मिलते हैं। जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी है। यानी कि जो पांडुलिपियाँ हैं वो उनकी अगर भाषाओं की बात करें तो संस्कृत में भी है, प्राकृत में भी है, तमिल में भी है। प्राकृत भाषा का जो प्रयोग होता था वो आम लोग करते थे। यानी जो आम लोग होते थे उनको, वो लोग किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। राइट, चलिए अब यहाँ पे देखिए एक ये अभिलेख दिख रहा है आपको, और ये अभिलेख किसके बारे में? तो यहाँ पे लिखा गया कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के गंधार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्णित करवाया गया था। तो यानी यह अशोक का से अभिलेख है। ठीक है, और इस अभिलेख के संदर्भ में एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो
भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए क्या है कि जो बाएं तरफ आपको ये पिक्चर दिख रहा है, लिखा गया है कि एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और दाएं तरफ जो देखने को मिल रहा है वो सिक्का है, एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? तो बहुत तरह से भिन्न है। देख सकते हैं किस तरह का सिक्का बनाया जाता था पहले और अभी किस तरह का है। अब यहाँ पे देखें, एक पॉइंट्स ये भी है कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहास जो है प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो भी उनको जानकारी मिलती है उन्हें हम लोग इतिहासकार जो होते हैं वो स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये बताने की उतना ज़रूरत नहीं है। मैं इस PDF को टेलीग्राम पर डाल दूंगा। जिनके पास बुक नहीं है आप यहाँ पे देख करके इस बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी जैसे तिथियों का मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, माफ़ी चाहूँगा इस तरह से बोलने के लिए, तो बुक में लिखा गया, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह और वर्ष जैसे 2000 या फिर इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। ठीक है, वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म में प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी जो तिथि की हम लोग गणना करते हैं वो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष के बाद है। इसके बारे में आगे देखेंगे। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व कहते हैं। यानी ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। चलिए इसके बाद हम आगे देखेंगे। इसके बारे में और भी आपका जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएगा। इतिहास और तिथियाँ, इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में BC यानी कि हिंदी में जिसको ईसा पूर्व कहते हैं, यहाँ पे BC का जो अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट होता है, ईसा पूर्व। ठीक है, हिंदी में तो हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं लेकिन इंग्लिश में BC लिखता है तो बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD देखते हैं, यानी जो ईस्वी होता है इसको हम लोग AD कहते हैं। ये क्या होता है? हिंदी में ईस्वी कहते हैं, लिखा पाती हो। इसे एनो डोमिनी कहते हैं, नामक 2 लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है। ठीक है, कभी कभी AD की जगह CE मिलता है तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए इसके बारे में और क्या क्या चीज़ है। जैसे कि देखिए प्राचीन काल में कुछ शब्द होते थे, पता नहीं किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। P के लिए ये होता था, T के लिए इस तरह का, और मतलब L लिखने के लिए इतने चीज़ों को बनाया जाता था लेकिन L उनको जानकारी नहीं थी, इस तरह से नहीं पता था। लेकिन ये वर्तमान चीज़ें तो पहले लोग इस तरह से बना करके समझते थे कि हाँ ये भाई M की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आप चीज़ों को देख करके समझ सकते हैं। अब इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। और अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ। अब यहाँ पे कुछ कुछ शब्द हमें देखने को मिला, जैसे उपयोगी शब्द में यात्रा, पांडुलिपि देखने को मिला, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात। ये सभी तो भाई हम लोग जानते हैं लेकिन जो 6 क्लास के बच्चे होंगे उनके लिए ये सब नया शब्द होता है। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट MCQ का। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये लेसन वाला जो चीज़ें होंगी वो समझ में आया होगा, और इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग इसका नेक्स्ट जो पार्ट लें तो आपके अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट के साथ आपके साथ प्रस्तुत करें। ठीक है, चलिए हम इंपॉर्टेंट MCQ कवर करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चंस को हमने कोशिश किया है कि थोड़ा सा PCS लेवल का रखा जाए, कथन टाइप का भी, और साथ ही साथ वनडे एग्जाम्स के लिए, मतलब हर तरह के क्वेश्चंस मैंने अरेंज कर दिया, क्वेश्चंस को पढ़ करके बनाया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट है कि भारत के उत्तर पश्चिम की सुलेमान और जो किरदार नहीं, यहाँ पे किरथर होगा, आपने ऊपर में देखा था, किरथर पहाड़ियों में लगभग 7000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जैव जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। क्या ये पहला पॉइंट सही है? अगर नहीं है तो क्यों? देखिए पहला अगर हम पॉइंट्स देखें तो उत्तर पश्चिम गलत होने के चांसेस कहाँ पे? उत्तर पश्चिम तो बिल्कुल सही है कि हमने उत्तर पश्चिम में देखा था सुलेमान और किरथर पहाड़ी, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमने जो ईस्वी देखा था ये पॉइंट्स गलत है। यहाँ पे होना चाहिए 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है, 7000 जो कि पॉइंट्स गलत है, 8000 वर्ष पूर्व। और एक चीज़ और याद रहेगा कि NCERT में जो आप चीज़ पढ़ते हैं, जो डेट याद रहता, मतलब जो डेट लिखा रहता है उसी को फोकस करिए, क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादातर वही फॉलो किया जाता है कि हाँ NCERT में ये चीज़ दिया गया तो हम लोग भी वही चीज़ मानेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे 8000 करेंगे, ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि
सबसे पहले विंध्य पर्वत के उत्तर में, ये भी हमने देखा था कि विंध्य पर्वत के उत्तर में चावल उपजाया गया था। तो अब हमसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो सिर्फ और सिर्फ कथन 2 ही सही होगा, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो हमने ऊपर में देखा था कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, झेलम हो गया, चिनाब, व्यास और रावी होता है, तो सतलज भी होता है। तो ये पॉइंट गलत है कि चंबल इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी करेक्ट है। अगला है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? क्या बनेगा राइट आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 2500 वर्ष पूर्व। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत नाम का प्रयोग किस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? भारत नाम का प्रयोग किस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? भारत हमने देखा था उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम में जो समूह में रहने वाले मतलब लोग होते थे, क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह को कहते थे। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस वही सब है जो आपको ऊपर में बताया गया था। अगला है कि पांडुलिपि क्या होता है? पांडुलिपि क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पांडुलिपि जो होता है वो हमने देखा था, इसको इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब, मेनू का मतलब क्या होता है? हाथ से। तो पांडुलिपि हाथ से लिखी गई पुस्तक होता है। अतीत के संग्रह को हम लोग हाथ से जो लिखा गया था, आपने ऊपर में देखा था, हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि यहाँ पे कहेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वन है कि पांडुलिपियों में निम्नलिखित में से किन भाषाओं का प्रयोग मिलता है? क्या देखे थे आप? पांडुलिपियों में किन भाषाओं का प्रयोग हमें देखने को मिलता है? तो संस्कृत में भी था, प्राकृत में भी था और तमिल में भी था। तो प्राकृत तो आम मतलब ज़्यादातर जो प्रयोग आम लोगों के लिए किया था वो प्राकृत ही था, लेकिन इसमें ये नहीं पूछा कि ज़्यादातर किसका, इनमें किन भाषाओं का प्रयोग मिलता है? तो तीनों भाषाओं का मिलता है, इसलिए डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक के एक लगभग 1250 वर्ष पुराना अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। वो मैंने आपको चीज़ दिखाया था ना उनका अशोक के अभिलेख के बारे में। तो ये बिल्कुल सही है कि 1250 वर्ष पुराना अभिलेख अफगानिस्तान के गंधार से मिला, बिल्कुल सही। इस अभिलेख में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों और भाषाओं में है। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों में से दोनों मतलब कि सही है, तो सी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को किस नाम से जानते हैं? देखिए, ईसा मसीह के पूर्व यानी कि BC कहने का मतलब बिफोर क्राइस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व ऑप्शन बी बनेगा, यानी कि जन्म के पूर्व, तो ईसा पूर्व, ईसा के पूर्व। ठीक है, आगे देखिए। अगला है कि प्रथम नगर निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रथम नगर निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रथम नगर जो मिला है वो सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के किनारे का जो क्षेत्र है वहाँ से प्रथम नगर के प्रमाण हमें मिले थे लगभग 4700 ईसा पूर्व में। ठीक है, 4700 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व नहीं, 4700 वर्ष पूर्व में। तो सही आंसर ऑप्शन हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तिथियों को उनके मिलान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखें उनकी तिथि के अनुसार, तो कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हमने ऊपर में देखा था कि जो उत्तर पश्चिम में क्या है था, सुलेमान और क्रिथर जो पहाड़ी थी उसके क्षेत्रों में सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने करीब गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना प्रारंभ किया था। तो ये सब सही है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर हमें ये मिला देखने को, सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास के किनारे ये देखने को मिला था 4700 वर्ष पूर्व। और गंगा घाटी के नगर मगध का सबसे बड़ा जो राज्य है वो 2500 वर्ष पूर्व। तो ये तीनों के तीनों मिलान बिल्कुल सही है उसके तिथि के अकॉर्डिंग। तो डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, डी बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए हमने पूरी कोशिश की थी कि चैप्टर 1 से जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते थे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने कवर कर लिया। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस पर काफ़ी हमने मेहनत करके क्वेश्चंस आपके लिए अरेंज किया, साथ बुक को अच्छे तरीके से पढ़ करके क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो सब कुछ हम आपके सामने रखें। और जो वो बुक का PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिनके पास बुक नहीं है आप बुक पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
और लास्ट में बाद में मतलब कि जो भी कि आपका 6 क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग अरेंज करके एक मास्टर वीडियो आपके सामने रख देंगे एमसीक्यू, ताकि आप बाद में रिवीजन कर सको। राइट, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।